हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहेगा। चलिए देखते हैं काउंसलिंग के लिए क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले जो स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट है एजुकेशन डॉट पोर्टल सॉरी एडुपोर्टल डॉट सी जी डॉट निक डॉट इन, ये जो पोर्टल है एजुकेशन डिपार्टमेंट का, इसमें हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले। और इसी पोर्टल में हमको क्या क्या दिखाई देगा, जो व्यापम की मेरिट लिस्ट है ना, मेरिट सूची जिसको बोलेंगे, वो इस लिस्ट में भी हमको दिखाई देगी। और जिनका जिनका नाम व्यापम की मेरिट सूची में है उनको चिप्स द्वारा एक मैसेज भी आएगा मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में आपके एक एसएमएस भी आएगा। ये यथासंभव लिखा है, कभी कभी टेक्निकल इशू की वजह से मैसेज नहीं जाता है। ओके, बट ऐसी कोशिश की जाएगी इस डिपार्टमेंट के द्वारा कि आपके नंबर पे एसएमएस भेजा जाए। फिर भी मैं बोलूंगा अगर एसएमएस नहीं आया तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम मेरिट सूची में है तो आप एलिजिबल हो यहाँ काउंसलिंग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट 3 है कि काउंसलिंग की क्या प्रोसीजर है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया है। पहला पॉइंट कहा जा रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन कराना होगा। ये तो कब से व्यापम की साइट में आ चुका है कि आधार वेरिफिकेशन आपको कराना है। आधार वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, व्यापम की साइट पे जाओ, आधार अपना लॉगिन करो। फिर से सुनो, व्यापम की साइट पे जाओ, साइट में जाने के बाद आधार लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, आधार वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। तो उसको जैसे क्लिक करोगे एक नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको आधार नंबर ऐड करना है। और जैसे ही आधार नंबर को ऐड करके एंटर मारोगे तो एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा। और ओटीपी कहाँ जाएगा, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। और कौन से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में, जिससे आधार आपका लिंक है। जब आप आधार बनवाए होगे आज से 5 साल 7 साल 10 साल पहले, तब आपने अपना मोबाइल नंबर डाला होगा आधार में। अगर नहीं, आपका मोबाइल आधार से रजिस्टर्ड नहीं है, आपका आधार अगर मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड नहीं है या वो नंबर आपका खो गया है, तो इस केस में आपको जाना पड़ेगा चॉइस सेंटर या पोस्ट ऑफिस, इनमें से कोई भी एक जगह पे जाओ और अपना मोबाइल नंबर ऐड कराओ। अपना मोबाइल नंबर ऐड कराने के बाद फिर से जब मोबाइल नंबर ऐड हो जाए, मतलब आधार से मोबाइल नंबर आपका लिंक हो जाए, तब आपको फिर से व्यापम की साइट पे जाना है, वहां लॉगिन करना है। अब आपको आधार नंबर ऐड करना है, फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को डाल के ऐड करोगे, मतलब वेरीफाई करोगे, तो आपका आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर। किस चीज के लिए, आधार वेरिफिकेशन के लिए। कहां पर, व्यापम की साइट में। जिनका मोबाइल नंबर लिंक है वो तो 5 मिनट से पहले, 5 मिनट में हो जाएगा आपका आधार वेरिफिकेशन, 5 मिनट भी नहीं लगेगा। लेकिन जिसका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है या मोबाइल नंबर चेंज हो चुका है, तो उनको चॉइस सेंटर जाना होगा और थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए। चलिए वापस आते हैं। जैसे ही आपका आधार वेरिफिकेशन हो गया व्यापम की साइट में, फिर आपका सेकेंड स्टेप है, अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने आईडी पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। अब जो आपका व्यापम पोर्टल का आईडी और पासवर्ड है ना, व्यापम में आपको आईडी शायद मोबाइल नंबर ही होता है, आईडी मोबाइल नंबर ही है, और पासवर्ड आपने बनाया होगा। तो जो मोबाइल नंबर, आईडी और पासवर्ड, इससे आपको लॉगिन करना है कहां पर, वही एजुकेशन डॉट ये eduportal.cg.nic.in पे, मतलब education.cg.nic.portal पे। यहाँ पर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। जब आएगा, अभी लॉगिन का तो ऑप्शन नहीं आया ना, तब तक आप लोग अपना आधार से वो कर लो, आधार वेरिफिकेशन कर लो। फिर थर्ड क्या बोला जा रहा है, जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो एक डैशबोर्ड होता है। डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, उसमें आपकी संपूर्ण जानकारी होती है डैशबोर्ड में। ठीक, ये एक डैशबोर्ड का एग्जाम्पल है। इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर साइड में आप लोग देखोगे, यहाँ साइड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिर यहाँ पर आपका बारे में इंफॉर्मेशन होगा, ओके, आपके मार्क्स बताएंगे। इस तरह से एक डैशबोर्ड होगा। ये एक सैंपल है, इस तरह से डैशबोर्ड होगा। चलिए वापस आते हैं इस पॉइंट पे। एक डैशबोर्ड दिखाई देगा और डैशबोर्ड में आपकी संपूर्ण जानकारी होगी। आपने कौन कौन से एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, सहायक शिक्षक, शिक्षक, व्याख्याता, इस सबके बारे में जानकारी होगी। आपके मार्क्स, आपका नेम, आपके फादर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सब होगा उसमें। ओके, फिर क्या बोला जा रहा है, अभी बोला जा रहा है कि सबसे पहले हम लोग व्याख्याता की काउंसलिंग कराएंगे, ये बोला जा रहा है। उसके बाद शिक्षक का होगा, उसके बाद सहायक शिक्षक का होगा। आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा ही होगा। लेकिन सबसे पहले तो अभी व्याख्याता का होने वाला है बहुत जल्द।
अब आपको क्या करना है, उस पोर्टल में जाना है, वही edu.portal वाला जो था ना, educationportal.cg.nic. वाला जो पोर्टल है उस पे जाना है। अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करके दस्तावेज सत्यापन का राउंड प्रेफरेंस फाइलिंग विंडो में जाके क्लिक करना है। फिर उसमें प्रेफरेंस स्टेटस का भी ऑप्शन होगा, एक्शन होगा। राउंड का मतलब है क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन के चरण। यहाँ पर आप काउंसलिंग में जाके आप अपलोड करोगे अपने डॉक्यूमेंट्स, फिर उसका कई सर्टेन स्टेजेस में क्या होगा, उसका सत्यापन होता है, इसलिए राउंड लिखा है। प्रेफरेंस फिलिंग विंडो होगा। प्रेफरेंस का मतलब होता है यहाँ पर अपनी आप प्रेफरेंस डालोगे, अपनी प्रायोरिटी ऐड करोगे कि कौन से जिला में मुझे जाना है टीचर बनने के लिए, और कौन सी स्कूल भी। यहाँ पर इस बार सबसे अच्छा ये है कि आप स्कूल भी चूज कर सकते हो कि फलाना स्कूल में मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ओके, फलाने जिले के फलाने ब्लॉक के फलाने स्कूल में। तो ये प्रेफरेंस स्टेटस भी होने वाला है इस बार। आगे देखते हैं। एक्सेल में फिल प्रिफ में एंटर करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडो खुलेगा जिसमें अभ्यर्थियों का फोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके प्राप्तांक आदि प्रदर्शित होंगे। ये सब मैं बात कर चुका हूँ। सेलेक्ट योर प्रियोरिटी का ऑप्शन होगा। आप इस ऑप्शन से सेलेक्ट करके जिस जिला में आप काम करना चाहते हो, उस जिला के जिस ब्लॉक में काम करना चाहते हो, इवन जिस विद्यालय में आप काम करना चाहते हो, वो आप अपनी प्रायोरिटी में डाल सकते हो। फिर आपको अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, अगर मार्क्स बहुत अच्छा है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस क्लियर होगा, अदरवाइज आपका सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस इस तरह से क्लियर होगा। आप सभी ने बीएड किया है, जब आप बीएड करने के बाद, एंट्रेंस देने के बाद, बीएड का प्री बीएड का एंट्रेंस देने के बाद काउंसलिंग में जाते थे, तो आपके सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन होता था, वहां पर भी चॉइस डालते थे। पहला चॉइस गवर्नमेंट कॉलेज सेलेक्ट करने के लिए, चॉइस, जैसे मैंने पहला चॉइस डाला गवर्नमेंट बीएड कॉलेज बिलासपुर, दूसरा चॉइस डाला गवर्नमेंट बीएड कॉलेज रायपुर, तीसरा चॉइस इस तरह से डालते थे ना। अब कहाँ पर गवर्नमेंट है, जगदलपुर में है, चौथा कहाँ है, कांकेर में है, पांचवा है नहीं है कोई प्राइवेट कॉलेज, छठवा की कोई और अच्छा प्राइवेट कॉलेज मेरे जिले का, सातवां कोई और मेरे जिले का प्राइवेट कॉलेज, इस तरह से हमने डाला। अब मेरा मार्क्स बहुत अच्छा था, सपोज मैंने 100 में 75 स्कोर किया है, तो क्या हो जाएगा उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा फर्स्ट जो प्रेफरेंस था गवर्नमेंट बिलासपुर का वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन मेरा मार्क्स अगर थोड़ा कम था, 60 के आसपास था, तो फर्स्ट मुझे नहीं मिलेगा, सेकंड शायद मिल जाए, सेकंड भी नहीं मिला, थर्ड मिल जाए, थर्ड भी नहीं मिला तो फोर्थ मिल जाए। अब मार्क्स पर डिपेंड करता है, जितना अच्छा मार्क्स जितना अच्छा मार्क्स होगा, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, स्कूल मिलेगा पढ़ाने के लिए। समझ पा रहे हो बात को मेरा? बीएड में आपने सबने किया है इस तरह का काम, कोई नया चीज नहीं है आपके लिए। काउंसलिंग आपने सबने बीएड में किया होगा। अब समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है, क्या लिखा है, तो ये पॉइंट मिस हो गया क्या? ओके, यहाँ पर हमने जिला, ब्लॉक और अपना स्कूल को क्या कर लिया, प्रायोरिटी में डाल दिया। ठीक। योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपने पसंद अनुसार ऊपर से नीचे कर सकते हो। वही है, जैसे मेरे को जैसे जैसे सपोज मेरे को, अगर मैं जशपुर का हूं तो मैं जशपुर के मेरे स्कूल के पास, जैसे सपोज करना मैं जशपुर से हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, और जशपुर में मेरे घर के पास 7 सरकारी कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इनको मैं पहले प्रायोरिटी में डाल दूंगा, पहला सरकारी कॉलेज, दूसरा, सॉरी कॉलेज बोल रहा हूँ, स्कूल्स, पहला सरकारी स्कूल, दूसरा ये मेरे घर के पास, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, 7 डाल दिया। 7 के बाद अगर अब जशपुर के पास में शायद रायगढ़ है, तो रायगढ़ मेरे घर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैं रायगढ़ का अगला डालूंगा। ऐसे करके मैं तो प्रायोरिटीज ऐड करूंगा। अगर मेरे मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, मार्क्स अच्छे हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस भी क्लियर होने की चांसेस रहेगा। और वैसे भी सब अपने जिले के आसपास ही डालेंगे, जैसे रायपुर का बंदा है तो हो सकता है अगर कांकेर में डाल दे, है ना, कोंडागांव में डाल दे, इस तरह से बात कर रहा हूं मैं। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड होगा ये चीज। जैसे आप लोग बीएड में एडमिशन के लिए काउंसलिंग किए थे ना, कॉलेज सेलेक्ट किए थे, उसी प्रकार अब आपको सरकारी नौकरी के लिए, टीचर बनने के लिए अपने आसपास आप सेलेक्ट करोगे कौन सा स्कूल में आप पढ़ाना चाहते हो। यही लिखा हुआ है इसमें। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची में से अधिकतम या समस्त शालाओं का चयन करो। आप सबको भी सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपको 10 सेलेक्ट करना 10 भी आपकी इच्छा अनुसार है इसमें। यदि अभ्यर्थी द्वारा कुछ विद्यालय का चयन नहीं किया जाता तो अभ्यर्थी द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से रह गई स्कूलों को सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में, अच्छा इसमें यह बोला गया है, यदि आपने, सपोज बोला जा रहा है कि 50 स्कूल का लिस्ट है,
अब 50 में आपने 10 को सेलेक्ट किया, 1 2 3 ऐसे करते करते 10 को सेलेक्ट किया, मतलब ये पहली बेस्ट प्रायोरिटी, सेकंड नंबर का प्रायोरिटी, थर्ड नंबर का प्रायोरिटी और 10th नंबर का प्रायोरिटी, बाकी आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ना, अपने अनुसार 11 12 करके सबको डाल देगा 50 को। ये अब ये रेंडमली करेगा। ओके, ये रेंडमली होगा। या तो खुद आप मैनुअली 1 से 50 तक भर लो, अगर आप केवल 5 भरते हो तो बाकी का 45 ये जो सॉफ्टवेयर है वो खुद भर लेगा। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अगले विंडो पर अभ्यर्थियों का विवरण सहित उसके द्वारा चयनित शालाओं की सूची प्रदर्शित होगी, जिसमें प्रायोरिटी अपडेट ऑन अंकित होगा। अभ्यर्थियों अपने चयनित शालाओं की सूची का प्रिंट आउट भी ले सकेंगे। अब क्या बोला जा रहा है, जैसे ही आप उसको प्रायोरिटी अपडेट कर दोगे, अब आपने अपडेट कर दिया ना कि ये कॉलेज, ये स्कूल मुझे चाहिए, ये स्कूल चाहिए, फलाना स्कूल मेरे को पहला प्रायोरिटी है, ढिकाना स्कूल मेरा सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी, ये आपने डाल दिया और अपडेट पे क्लिक कर दिया। जैसे आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो वो अपडेट हो चुका है, अब वो सॉफ्टवेयर में ऐड हो चुका है, ये आपकी प्रायोरिटी है, ये सॉफ्टवेयर को पता चल गया है। आप चाहो तो इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या प्रिंट निकाल के पीडीएफ के फॉर्म में इसको स्टोर करके रख सकते हो। समझ में आया? फिर बोला जा रहा है जैसे लास्ट डेट निकल जाएगा, ये काउंसलिंग का लास्ट डेट निकल जाएगा, तो ये पोर्टल अपने आप क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, इसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन अगर लास्ट डेट नहीं गया है तो ये आप जो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाए हो ना, इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। जैसे मैं मान लो 5 तारीख से काउंसलिंग चालू हुआ, मान लो 15 तारीख से काउंसलिंग चालू हुआ, और मैंने पहले नंबर पे डाल दिया था जशपुर का फलाना स्कूल, मान लो स्कूल का नाम है ABC, और दूसरे नंबर पे डाल दिया था जशपुर का XYZ स्कूल। लेकिन 17 तारीख को मेरे को ऐसा लगा यार जशपुर का AB स्कूल जो है उसका रोड खराब है, तो उसको जाने में दिक्कत होगी मेरे को। XYZ जो स्कूल है जशपुर का, वो उसका रोड थोड़ा ठीक ठाक है, तो मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा। लेकिन मैंने अपडेट तो कर दिया है, 15 तारीख को ही मैं अपडेट पे क्लिक कर दिया हूँ। लेकिन 17 तारीख को मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मुझे XYZ को पहली प्रायोरिटी में डालना चाहिए था, XYZ को पहली प्रायोरिटी में डालना था। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट डेट के पहले, जैसे 15 तारीख से काउंसलिंग चालू हुआ और 19 तारीख लास्ट डेट है, और 17 तारीख के मेरे दिमाग में ये चीज आया, तो मैं इसको एक्सचेंज भी कर सकता हूँ। XYZ को पहली प्रायोरिटी में डाल दूं, ABC को बाद में सेकंड प्रायोरिटी डाल दूं। तो ये आप चेंज करने का भी ऑप्शन होगा। ऐसा नहीं कि एक बार अपडेट कर दिए तो आप चेंज नहीं कर सकते। चेंज तब तक कर सकते हो जब तक लास्ट डेट है, जब लास्ट डेट गया फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे। यही लिखा है इस पॉइंट्स में। क्या लिखा है देखो इसमें, अंतिम दिवस पोर्टल क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, जिसमें आप फर्दर परिवर्तन नहीं कर पाओगे। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर लॉगिन ही नहीं करता तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता, प्रायोरिटीज भी नहीं देता, प्राथमिकता क्रम का मतलब प्रायोरिटी भी नहीं डालता, तो जो सॉफ्टवेयर है ना वो रैंडमली मतलब यादृच्छ रूप से स्कूल आवंटित कर देगा। कोई ऐसे बंदा होगा जिसने ये कर ही नहीं पाया, अपनी प्रायोरिटी या प्राथमिकता डाल भी नहीं पाया, तो ये सॉफ्टवेयर खुद से डाल देगा, ये स्कूल फलाना सेकंड करके उसको बाहर नहीं करेंगे, उसके खुद से रैंडमली फिल कर दिया जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट बोला जा रहा है, काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थियों के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा, जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूडाइस कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम चयन होगा। अब देखो, अब रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग के लास्ट डेट में हमने फिलअप कर दिया, फिर 2-4 दिवस बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट आएगा कि किसको कौन कौन सा स्कूल मिल रहा है। तो आपके डैशबोर्ड में ये मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हो रहा है, उसका कोड क्या है, जिला कौन सा है, ब्लॉक क्या है, सब होगा इसमें। इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा। अगर आप इसको स्वीकार नहीं करते हो तो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी के अनुसार आया है ना। आपने ही तो चयन, आपने ही तो क्या किया था, अपनी प्रायोरिटी डाला था कि मेरे को फलाना फलाना जगह, फलाना फलाना स्कूल चाहिए करके, लेकिन आप फिर भी इसको स्वीकार नहीं कर रहे हो, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा चयन प्रक्रिया से। ओके, आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन होगा। अभी तो आपने दस्तावेज का सत्यापन किया ही क्या, इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी बोलते हैं। डीवी के लिए आपको आमंत्रण किया जाएगा, जिसमें आपका एक प्लेस बताया जाएगा कहां पर आपको जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, शपथ पत्र लेके जाना है, फलाना लेके जाना है, सबको बताया जाएगा और उसको लेके जाना है आपको। उस स्थल पर आपको क्या करना है, उपस्थित होना है और अपना विवरण दर्ज, आपका विवरण वहां दर्ज भी रहेगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय में किया जाएगा, जो वर्किंग टाइम होता है 11 से 5 के बीच में आपका क्या होगा, सत्यापन किया जाएगा। अब क्या बोला जा रहा है, व्याख्याता पद के लिए किसको सत्यापन करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, सरकार के द्वारा, ये भी इसमें मेंशन है।
अब देखते हैं, व्याख्याता पद के लिए कौन सत्यापित करेगा, तो संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ये होगा। शिक्षक पद के लिए कौन होंगे, संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक। एवं सहायक शिक्षक के लिए कौन हो जाएगा, जिला का जिला शिक्षा अधिकारी, ये उसके क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे। अब क्या बोला जा रहा है, अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर, ये लिखा है इसमें कि आपको जो टाइम दिया गया है और जिस डेट को आपको मिला है, जैसे आपको मिला है 17 तारीख आपको मिला है, तो 17 तारीख को सुबह 11 से या 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच आपको वहां उपस्थित होना भी होगा। अगर वहां टाइम भी मेंशन कर दिया कि 17 तारीख को सुबह 11 से 12 बजे आपका सत्यापन होगा, तो इसी टाइम में आपको जाना है भाई। जैसे केवीएस वगैरह में होता है ना, केंद्रीय विद्यालय में, वहां डेट के साथ टाइम भी मेंशन कर देते हैं कि इस टाइम पे आपका होगा, उस टाइम पे किसी और का होगा। तो इस प्रकार अगर टाइम मेंशन कर दिया तो टाइम पे ही आपको जाना है। फिर क्या बोला जा रहा है, सत्यापन होने के बाद क्या होगा, जो पात्र है और अपात्र है उसकी सूची मिलेगी। पात्र वो होंगे जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट होगा, अपात्र वो होंगे जिसके पास सारे डॉक्यूमेंट एसेंशियल लाइक बीएड नहीं होगा, डीएड नहीं होगा, कुछ भी इनमें से एक नहीं होगा, या कोई टेट का परीक्षा पास नहीं किया होगा, या किसी के पास अगर व्याख्याता की बात करें तो उसके पास मास्टर की डिग्री नहीं होगी। तो अपात्र और पात्र की सूची जारी की जाएगी। जो अपात्र हो गए हैं वो क्या कर सकते हैं, अपात्र जो हो गए ना, अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने पर 7 दिवस के भीतर अपनी दावापत्ति संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे। जो अपात्र हो गए हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि वो पात्र हैं, तो वो इस स्थिति में 7 दिवस के भीतर दावापत्ति क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। फिर क्या बोला जा रहा है, अगला लास्ट पॉइंट है, जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा। मतलब जो अभ्यर्थी पात्र हैं, जो पात्र हैं उन्हें क्या दिया जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग लेटर मतलब पत्र दिया जाएगा जिसमें यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। ओके, इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन एवं अगली प्रक्रिया की जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद हो सकता है मेडिकल टेस्ट हो जाए तो मेडिकल टेस्ट हो जाए। ओके ओके, ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं होगा, ये ज्वाइनिंग लेटर नहीं है। ज्वाइनिंग लेटर तब होगा जब आपके सारे तरीके से आपका वेरिफिकेशन हो जाए। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मेडिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा। सारे वेरिफिकेशन में आप अच्छे मतलब पास हो गए, पास तो नहीं बोलूंगा, आप सेटिस्फाई कर दिए अपने डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, तो आपको लास्ट में क्या मिल जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और ये स्वघोषणा पत्र भी यहाँ पर है, आई थिंक इसको भी मुझे लगता है लेके जाना होगा। स्वघोषणा पत्र है, इसमें लिखा है कि फलाना फलाना मेरा नाम है, ये मेरा रोल नंबर है और मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया सारी जानकारी क्या है, सही है। तो ये स्वघोषणा पत्र भी आपको देना पड़ सकता है। तो ये था डिटेल्ड प्रोसीजर कि कैसे एडमिशन के समय मतलब काउंसलिंग कराना है। ओके, अभी भी किसी को डाउट होगा तो वो कमेंट कर सकता है, बाकी बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। सबसे पहले आप आधार वेरिफिकेशन कराओ, आधार वेरिफिकेशन असेंशियल है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।